राइट। चलिए, हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एसक्यूएल हमारा फिनिश हो चुका है, रिलेशनल अलजेब्रा फिनिश हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल कैलकुलस। तो रिलेशनल कैलकुलस के अंदर दो तरह की चीजें होती है, तो टीआरसी होती है, टपल रिलेशनल कैलकुलस, और दूसरा है आपका डीआरसी, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस जो होता है वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस होती है आपकी, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल से मतलब कि हमें कौन सा डेटा रिट्रीव करना है ये तो हमको पता रहता है, लेकिन उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं है ना। हम एक मैथमेटिकल टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिक्लेरेटिव टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो है ना आपका जो चार पांच चीजें आप पढ़ते हैं इसके अंदर, एक एसक्यूएल है, एक रिलेशनल अलजेब्रा है, एक टीआरसी है, एक डीआरसी है। तो एसक्यूएल बेसिकली एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जिसको हम रन करा रहे हैं, प्रोग्राम्स को, है ना, जिस क्वेरीज को रन करा रहे हैं। रिलेशनल अलजेब्रा उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और टीआरसी डीआरसी उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह दीजिए, डिक्लेरेटिव रिप्रेजेंटेशन कह दीजिए, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं वो है, लेकिन सबसे बड़ी स्टूडेंट के सामने बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वो टीआरसी डीआरसी को बहुत ही क्रिटिकल वे में ले जाते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा टफ है या कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है ना। बट थोड़ा ये है कि उसको किस तरीके से लेकर जाया जाए, यहाँ एक फैकल्टीज के सामने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। बाकी ये चीजें बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती हैं। लॉजिक क्लियर होने चाहिए, आपके फंडामेंटल्स होने चाहिए, एक जो सिंटैक्स वगैरह है किसी भी क्वेरीज के वो आपको पता होना चाहिए, बस। हाँ, लेकिन जब आपने एसक्यूएल कर लिया, अब इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं। एक तो जो इंडिविजुअल एसक्यूएल के बेस पर है, इंडिविजुअल आरए के बेस पर, रिलेशनल अलजेब्रा के बेस पर है, इंडिविजुअली टीआरसी के बेसिस पर है कि भाई कोई क्वेरी दे दिया, इसका आउटपुट क्या है, या फिर आपको एक कोई भी सेंटेंस लिख के दे दिया, इसका टीआरसी क्या होगी, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होगा, डीआरसी क्या होगी, ठीक है। तो चार ऑप्शंस में उसको सेलेक्ट करना है। और एक तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एसक्यूएल दे रखी है, इसका आरए क्या होगा, इसका टीआरसी क्या होगा, या टीआरसी दे रखा है तो इसका एसक्यूएल क्या होगा, टीआरसी दे रखा है तो उसका आरए कैसे लिखेंगे, डीआरसी कैसे लिखेंगे। मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और दूसरे रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट करना है। ये आप तभी कर सकते हैं जब सारे रिप्रेजेंटेशन का आपको पूरा नॉलेज हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। तो रिलेशनल कैलकुलस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिखा देता हूं, सिंपल पॉइंट्स हैं। रिलेशनल अलजेब्रा है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब कौन सा डेटा रिट्रीव करना है वो हमको पता है, उसका इंटरनल जो मेथड है, इंप्लीमेंटेशन है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल डिक्लेरेटिव क्वेरीज है आपकी, है ना। दो तरीके का होता है, एक टीआरसी है, टपल रिलेशन कैलकुलस, और एक है आपका डोमेन रिलेशन कैलकुलस, ठीक है। तो आप इस चीज को एक बार लिख लीजिए। मैं कहता हूं कि सर रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। इट इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एसक्यूएल प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है, आरए क्या है, टीआरसी क्या है, डीआरसी क्या है। सिंपल क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। इट्स ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज से क्या मतलब होता है, व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव्ड, ये हमें पता रहता है। व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव्ड, ठीक है। लेकिन उसको कैसे रिट्रीव करेंगे ये हमें मालूम नहीं होता है। बट हाउ टू रिट्रीव द डेटा, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, ये हमें पता नहीं। प्रोसीजर के अंदर पता होता है ना। तो अगर हम नॉन प्रोसीजर की बात करें तो इसकी जानकारी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज हमको नहीं देती है। केवल कौन सा डेटा आप रिट्रीव करने वाले हैं ये जानकारी हमारे पास होती है, ठीक है। सिंपल चीज है।
अब आते हैं कि सर इसके अंदर हम पढ़ते क्या है। बेसिकली इसके अंदर हम दो तरह की डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। एक तो है आपकी टीआरसी, टपल रिलेशनल कैलकुलस, और एक है आपका डीआरसी, ठीक है, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो हम क्या कहेंगे सर इसको, इसका नाम है टपल रिलेशनल कैलकुलस, और इसका नाम है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है। तो दीज टू टाइप ऑफ कैलकुलेटिव लैंग्वेजेस। इस रिलेटिव लैंग्वेज को, रिलेशनल कैलकुलस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव का मतलब जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना आपका, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन इस चीज का नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर टीआरसी से, है ना, उसके बाद कल करेंगे डीआरसी, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखना, जो जनरली एग्जाम्स में मैंने देखी है कि पावर के बेसिस पर बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हैं कि एसक्यूएल की पावर ज्यादा है, कि रिलेशनल अलजेब्रा की एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा है, टीआरसी की ज्यादा है कि डीआरसी की ज्यादा है। एक्सप्रेसिव पावर का मतलब यह है कि जो क्वेरी आप एसक्यूएल में लिख सकते हैं, क्या वही क्वेरी आप आरए में लिख सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में? क्या सेम क्वेरी आप टीआरसी में लिख सकते हैं? क्या सेम क्वेरी आप डीआरसी में लिखी जा सकती है क्या? ठीक है, सिमिलर टाइप का वाइस वर्ड अगर हम करें कि जो क्वेरी आप टीआरसी या डीआरसी में लिख रहे हैं, तो वो क्वेरी क्या एसक्यूएल और आरए में लिखी जा सकती है क्या? कहने का मतलब उस क्वेरी को रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव पावर। तो एक्सप्रेसिव पावर के बेसिस पर कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिव पावर, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिव पावर, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिव पावर, आपके प्रोग्रामर 2030 पर भी इसमें क्वेश्चन बना था, है ना, 13 में बना था, 11 में बना था, और बहुत से क्वेश्चंस मैंने इस पे, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिव पावर्स। अब मैं ये कहता हूं कि सर अगर हम एक्सप्रेसिव पावर्स की बात कर रहे हैं, तो जो एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा की एक्सप्रेसिव पावर है बराबर होती है, इक्वल है, ये इक्वल है। जो क्वेरी एसक्यूएल में लिखी जा सकती है वो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, और वाइस वर्सा जो आरए में लिखी जा सकती है वो एसक्यूएल में भी लिखी जा सकती है। पहली चीज तो ये रही है आपकी। दूसरा पॉइंट है आपका कि टीआरसी और डीआरसी, इनकी जो एक्सप्रेसिव पावर है वो भी आपकी सेम है, इनकी एक्सप्रेसिव पावर सेम है। तीसरा पॉइंट है आपका सर, टीआरसी और डीआरसी की एक्सप्रेसिव पावर एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा से ज्यादा है, ठीक है, या आप ऐसे लिख दीजिए इसको, टीआरसी एंड डीआरसी, इसकी एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा है एसक्यूएल से और रिलेशनल अलजेब्रा से, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना सा है कि जो चीज एसक्यूएल में रिप्रेजेंट की जा सकती है वो आरए में भी की जा सकती है, वाइस वर्सा जो आरए में की जा सकती है वो एसक्यूएल में भी की जा सकती है। टीआरसी जो हम लिख रहे हैं, जो क्वेरी टीआरसी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डीआरसी में भी कर सकते हैं, डीआरसी वाली टीआरसी में भी की जा सकती है, ठीक है। एसक्यूएल और आरए में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारी क्वेरीज टीआरसी और डीआरसी में भी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, लेकिन टीआरसी डीआरसी में कुछ क्वेरीज इस तरह की भी हैं जो एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, इसलिए ये कहा जाता है कि टीआरसी डीआरसी इज मोर पावरफुल और मोर एक्सप्रेसिव पावर देन एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा। ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं,
इसके बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन, छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। अब आते हैं हम टीआरसी की तरफ। सर टीआरसी क्या कहता है, क्लियर है ये है टीआरसी। टीआरसी टपल रिलेशनल कैलकुलस। देखो, जब भी हम टपल रिलेशनल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को या किसी भी क्वेरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीआरसी के अंदर, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या कह रहा है कि सर, फॉर्मेट ये कह रहा है कि एक टपल रिलेशनल है, ये वर्टिकल आपका एरो है, और यहां आपने लिख दी है कंडीशन, कंडीशन टी, ठीक है, ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। टी क्या है, टपल वेरिएबल, जिसको आप सेलेक्ट करने वाले हैं, सेलेक्ट ई नेम करते थे फ्रॉम टेबल, तो ई नेम है ना जिसको आप सेलेक्ट करने वाले हैं, वो हो गया टपल वेरिएबल। यहाँ पर वो है आपका टपल वेरिएबल। टपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेफरेंस ऑफ टीआरसी, है ना, तो ये टपल वेरिएबल हो गया। ये कंडीशंस है, कंडीशन से मतलब होता है जो कंडीशंस आप दे रहे हैं, बेसिकली किस टेबल से, आप कहने का मतलब जो वेरिएबल है टपल वेरिएबल वो किस टेबल से एसोसिएटेड है ना, क्या उसमें कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर यूज में आ रही है, ठीक है, क्लियर है वाला। तो आप ये कह दीजिए इसमें दो है कि भाई जो टी है, जो है आपका जो टी है, ये जो टपल वेरिएबल्स हैं आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर लिखने के तरीके हैं ये वाले। टपल वेरिएबल है, इसको आप ये जो टी है या तो इस तरह से है आपका, या फिर इसका ये है कि टी इज ए टपल वेरिएबल, और ये जो टी ए डिनोट्स है, डिनोट्स द वैल्यू ऑफ टपल टी, द वैल्यू ऑफ टपल टी। देखो, या तो इसको इस तरह से, जैसे आपने लिखा है ना कि आप लोग ई नेम निकालना है एम्प्लॉय टेबल से, तो ई नेम जब आप निकालोगे तो टी डॉट ई नेम है ना, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय टेबल है, तो जो टी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टी डॉट ए, या फिर लिख दीजिए टी, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात होती है। तो जो भी आप वेरिएबल निकालना चाहते हैं या जो भी एट्रीब्यूट निकालना चाहते हैं या टपल के फॉर्म के अंदर, तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों लिखने के तरीके सेम है आपके, है ना। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कर रही है सर, ये कंडीशन करती है टी बिलोंग्स टू आर। आर मतलब किस टेबल से बिलोंग है, तो कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशन में टी बिलोंग्स टू आर लिखा जाए। कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा, केवल ये पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है, इसी पॉइंट्स पर सारे काम करेंगे। डिनोट्स द टपल टी रिलेटेड टू दैट टपल टी related to table R, related to relation R, relation का मतलब टेबल, relation R, ठीक है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सिंपल सी चीजें हम क्वेरी निकाल रहे हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस है के थ्रू, है ना, और टी किसको डिनोट, टपल्स को डिनोट कर रहा है, टपल वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा है, टपल को, टपल वेरिएबल्स को, है ना। अब देखिए, एक क्वेरी मैं एसक्यूएल में लिखूंगा, उसी को रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करूंगा, उसी को टीआरसी में कन्वर्ट करूंगा। ये दो चीजें यहाँ काम में आएंगी, एक तो टपल वेरिएबल्स काम में आएगा, एक कंडीशंस काम में आएगी टीआरसी में कन्वर्ट करने में। अब देखते जाइए कि किस तरीके से सारा काम हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक क्वेरी है एसक्यूएल के अंदर जो मैं लिख रहा हूं, क्वेरी है आपकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर लिख रहा हूं कि सर मुझे इसी को आरए में कन्वर्ट करना है। इसको जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, प्रोजेक्शन, ठीक है, और प्रोजेक्शन किसका है, एम्प्लॉय टेबल का, यही तो है। अगर कोई नाम लिखा होता किसी भी कॉलम का, तो कॉलम का नाम हम यहां मेंशन कर देते, बट ऐसे तो है नहीं, यहां सेलेक्ट कर रहे हैं सारा। एक है टीआरसी, अब इसी चीज को हमें टीआरसी में लिखना है। टीआरसी में कैसे लिखोगे सर, मैंने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं सर, टी है, मान लो ये टी वाला है,
टी वेरिएबल है, टपल वेरिएबल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सारे वैल्यूज हैं तो टी लिख दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम का नाम होता तो स्पेसिफिक कॉलम का नाम यहाँ हम मेंशन कर देते, स्लैश वर्टिकल, और टी किसको टेबल को बिलोंग कर रहा है, इस टेबल को बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल को। ये लीजिए हो गया काम आपका, एम्प्लॉय टेबल को बिलोंग कर रहा है। ये टीआरसी में रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब बताइए इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। एसक्यूएल में रिप्रेजेंटेशन हो गया क्वेरी का, इसी का आरए में रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, और इसी का हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है टीआरसी के अंदर। ये लो, क्लियर है या नहीं है बता दीजिए। मैं एक क्वेरी ले रहा हूं, उसको पहले एसक्यूएल में लिख रहा हूं, उसी को रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसी को फिर हम टीआरसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब क्लियर हो जाएगा ना। क्लियर है सबको। अब आते हैं सेकंड क्वेरी ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा सर एसक्यूएल में मैंने क्वेरी लिखी, इससे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी और कैसे कन्वर्ट हो रही है वो भी क्लियर हो रहा है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यू लेता है एसक्यूएल, है तो डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। और टीआरसी हो, डीआरसी हो, रिलेशनल अलजेब्रा है, ये बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू ही लेते हैं, है ना, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेते। ये डुप्लीकेट वैल्यू लेता है बाय डिफॉल्ट, और डिस्टिंक्ट वैल्यू लगाकर आएगा तभी हम डिस्टिंक्ट वैल्यू निकलेंगे। डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या करोगे आप, प्रोजेक्शन क्या है अपने पास, ई नेम है ना, सिंपल सी चीज है, ई नेम है तो ई नेम लगा दीजिए कंडीशन के अंदर, यहां आपने लगा दिया ई नेम। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। और टेबल का नाम क्या है आपका, एम्प्लॉय। ऐसे ही करते थे ना रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। अब हमें इसी को कन्वर्ट करना है टीआरसी में। अब टीआरसी का फॉर्मेट क्या था सर, एक तो टी टपल वेरिएबल्स है ना, इसके सेलेक्ट क्या करना है, ई नेम करना है, तो टपल वेरिएबल के सामने साहब ई नेम लिख दिया आपने, ठीक है। या फिर ऐसे मत कीजिए, इसको डॉट से डिनोट कीजिए आप, नहीं तो फिर ये डॉट से डिनोट कर दीजिए, है ना। इसको हमने क्या किया, टी डॉट जिसको सेलेक्ट करना है ई नेम, जो आपका वेरिएबल से ना जो एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है उसको लिख दिया। स्लैश टी टेबल क्या है, किससे बिलोंग कर रही है, ई नेम से, एम्प्लॉय से। ये लो, ये हो गया। अब मैंने कहा है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका टी ई नेम, ये भी करेक्ट है। यही चीज तो मैंने बताया था ना आपको, ये जो स्टार्टिंग के अंदर की सर टी डॉट ए जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो इसके इक्वल है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिख दीजिए, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है, और या फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, ये भी करेक्ट है। आ गया समझ में। इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो बता दीजिए, इस पूरे केस में कोई भी डाउट है तो बताएं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेरी लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। इसके बाद आज के बाद टीआरसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कन्वर्जन में दिक्कत आएगी, बाकी तो फिर प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट सारे मैं बता दूंगा आपको, है ना। बाद में क्वेश्चन भी लेंगे इनके सारे। एक एग्जांपल हमने और ले लिया सर, क्वेरी है आपके पास एसक्यूएल क्वेरी है कि सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर, अब देखिए कंडीशन को देखिए, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज 101, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है रिलेशनल अलजेब्रा में, आपने इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट किया, कैसे करोगे, क्या करना है, आपने कहा डिस्टिंक्ट स्टार मतलब प्रोजेक्शन,
ठीक है, जहां भी कंडीशन है उसके लिए हम सिग्मा का यूज में लेते हैं। सिग्मा क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर वो कितना है आपका 101, ठीक है, और टेबल क्या है आपकी एम्प्लॉय, यही है आपका। अब इसी को मुझे टीआरसी में कन्वर्ट करना है, तो टीआरसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस। तो हमने क्या किया सर, एक तो टी टपल वेरिएबल ले लिया है ना, और ये टपल वेरिएबल किसी स्पेसिफिक तो आप सर्च कर नहीं रहे तो टी हो गया, और फिर टेबल टी किससे बिलोंग कर रहा है, टेबल एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है। अब कंडीशंस के लिए जो भी हो ना, जो भी कंडीशन दे रखी है उसके लिए एंड का साइन आता है। एंड जो कंडीशन है यहां पर वो क्या है, टी डॉट, टी वेरिएबल है ना, इसकी कंडीशन क्या है, टी यह ई नंबर है ना जो आपका, वो क्या है आपका 101 है, ये आपका टीआरसी हो गया, ठीक है। टी क्या है, टपल वेरिएबल, को जरूरी नहीं टी लोगे आप टी ले लीजिए, के ले लीजिए, एस ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो उसको आप किससे बिलोंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वो जो है ना वेरिएबल वो किस टेबल से बिलोंग कर रहा है, फला एम्प्लॉय टेबल से बिलोंग कर रहा है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन के लिए एंड साइन लगाई दिए यहाँ पर सर, यहाँ जो भी कंडीशन है उसके लिए एंड साइन लगेगा। एंड टी का जो वेरिएबल है, जो टेबल है उसका जो ई नंबर है, तो ये क्या है, टेबल को एसोसिएटेड ना इस एम्प्लॉय टेबल से, तो टी डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 101 है, उसको वैल्यूज हमारे पास निकाल के लेकर आएगा। ये इसने टीआरसी में कन्वर्ट करके हमको दे दिया है। अब बताइए ये चीज समझ में आई है नहीं आई है, बता, क्या इसमें कुछ टफ लगा आपको, बहुत सिंपल चीज है। एक वेरिएबल, एक कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए एक और कंडीशन हो जाएगी, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तो कुछ नहीं है, एंड के साथ उसको लगाते रहिए, है ना। और यहाँ जितनी भी कंडीशन है अगर हम रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ उसको एंड के साथ लगाते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एसक्यूएल है आपका, कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम, क्वेश्चन कुछ भी हो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई नेम सैलरी करने का तरीका आना चाहिए। मैंने हर क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं, है ना, तो चेंजेस को फिर हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सैलरी greater than 1000 and department number is equal to 10, ठीक है। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा क्या, हाँ मैं इसको यहां लिख देता हूं, एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब मुझे ये कन्वर्ट करना है सर रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, तो मैंने इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट किया। क्या नेम है सर, पाई नेम है, ई नेम, सिंपल चीज है। दूसरा क्या है आपका सैलरी, तो आप सैलरी लगा दीजिए, सैलरी, ठीक है। आपने कहा कि कंडीशन क्या है, सिग्मा जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 है, एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 हो गया। और इसमें क्या है, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल, ये लो आपका निकल गया। अब मुझे इसी को कन्वर्ट करना है टीआरसी में, सर मैं ये टीआरसी कन्वर्ट करनी है, टीआरसी कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो जब हम टीआरसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे सर, देखो हमने कहा सर टी वेरिएबल ले लिया है, टपल वेरिएबल, वर्टिकल कॉलम लगा दिया है, लेकिन हमें क्या है, ई नेम और सैलरी सर्च करनी है। तो ई नेम जब सैलरी सर्च करोगे तो क्या होगा सर, टी ई नेम, ये वेरिएबल सर्च करना है ना, मतलब ये एट्रीब्यूट, फिर आ गया टी डॉट सैलरी, ये भी करना है। अगर सारा होता तो केवल टी लगा के छोड़ देते। वर्टिकल, ये हो गया, टी क्या कर रहा है, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय है ना, आपका टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल है आपका, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, कंडीशन दो दे रखी है,
एंड इस टेबल में कंडीशन क्या है कि सैलरी जो है आपकी, वो आपका क्या है सर, सैलरी है आपकी टी डॉट सैलरी, वो क्या है, ग्रेटर देन 1000 है। एंड दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपके, डिपार्टमेंट नंबर 10 दे रखा है। ये हो गया, इसको बंद कर दीजिए। ये आपका टीआरसी हो गया। बताइए ये समझ में आया है या नहीं आया? इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देखो, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा सिंपल सा है कि सर हमने एक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1000 और डिपार्टमेंट नंबर 10, है ना, कि हमें एम्प्लॉय टेबल में वो सैलरी वो निकालना है, ई नेम और सैलरी जिसकी सैलरी 31,000 से ज्यादा है और डिपार्टमेंट नंबर 10 है। ठीक है, अब इसको हमने जब रिलेशन अलजेब्रा में कन्वर्ट किया है तो प्रोजेक्शन क्या आता है, प्रोजेक्शन से क्या निकलता है, जो आपका कॉलम्स हैं, है ना, तो वो कॉलम्स की सारी जो ई नेम और सैलरी जिसको हमको सेलेक्ट करना है वो आपने लिख दिया है। और जब भी कंडीशन लिखते हैं तो वो सिग्मा के साथ लिखी जाती है। तो सैलरी ग्रेटर देन 1000 एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, ये आप लिख दिए। अब उसको टीआरसी में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था टी वेरिएबल है, अगर ये स्टार होता तो केवल टी लिख के छोड़ देते, लेकिन हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके लेके आने, ई नेम और सैलरी, है ना। तो उसकी सारी, तो टी डॉट ई नेम हो गया, टी डॉट सैलरी हो गया, यहाँ वर्टिकल कॉलम लगा दिया आपने। फिर क्या है, टी जो है वो वेरिएबल किसको एसोसिएटेड है, एम्प्लॉय टेबल से एसोसिएटेड है। अब कंडीशन जो भी दे रखी है उसको एंड के साथ लगा दो, एंड टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन 1000 है एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू आपका 10 है। इस तरीके से इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको चाहे टीआरसी दे रखी है तो आप आरए में कन्वर्ट कर सकते हैं, आरए दे रखा है तो एसक्यूएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल दे रखा है तो टीआरसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल दे रखा है तो रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतना ही आपको हेल्प मिलेगी उसको समझने में। अब क्वेश्चन है सर कि मेरे पास कोई भी टेबल है, मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है, ये आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट नेम दे रखा है, ये इसके एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ DOB, सैलरी, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है आपके पास, है ना। अब मैंने क्वेरी लिखी है, वो क्वेरी क्या है सर, क्वेश्चन लिखा है, मेरा क्वेश्चन है इस टेबल को रेफरेंस मानते हुए कि फाइंड द डिटेल्स of all employees, ठीक है, whose salary is more than 5,000, is more than 5,000, ठीक है, then the expression in TRC is, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है कि सर ये आपके पास कोई टेबल दे रखी है, उसमें एफ नेम दे रखा है, लास्ट नेम दे रखा है, DOB दे रखा है, सैलरी दे रखा है, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, फाइंड द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मोर देन 5,000, ठीक है, देन इसको हम टीआरसी में कैसे लिखेंगे, बस सिंपल सी चीज है। अब आ जाइए आप, हम कैसे लिखेंगे सर, हमने कहा सर इसका टीआरसी हमको लिखना है, तो टीआरसी में क्या किया सर, हमने एक वेरिएबल ले लिया, टपल वेरिएबल,
है ना। निकालना क्या है, डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज की सैलरी हमको निकालनी है ना। अब ये सारे एम्प्लॉयज की सैलरी निकालना है आपका। तो हमने क्या किया सर, टी स्लैश टेबल कौन सी है, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय टेबल है, तो हमने क्या कहा सर, एम्प्लॉय। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा है इसने, जहां सैलरी 5,000 से ज्यादा हो, तो हमने कहा सर एंड टी जो वेरिएबल है इसमें क्या है, सैलरी जो आपका कॉलम है उसकी सैलरी सारी टपल्स के लिए, मतलब जो एट्रीब्यूट है सैलरी एट्रीब्यूट, उसको सभी टपल्स के लिए आपकी 5,000 से ज्यादा हो, जिसकी 5,000 से ज्यादा होगी वो वैल्यूज आपको निकाल के, ये लो टीआरसी में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम दूसरे से लिख सकते हैं, और इसको हमने लिखा सर टी स्लैश एम्प्लॉय टी। देखो अब एक बार लिख लेते हैं, एंड टी सैलरी ग्रेटर देन 5,000, जिसकी सैलरी 5,000 से ज्यादा। दोनों सेम है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये और इसलिए लगाया है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है 4 ऑप्शंस के अंदर। तो टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय है, या फिर एम्प्लॉय को इस तरह से लिख देते हैं, तो ये सेम चीज है आपकी। तो ये जो लिखा जाता है ना इस तरह से, ये या फिर इस तरह से लिख दिया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो होता है टी डॉट ऑपरेटर सैलरी, मतलब इस तरह डॉट जहां लगाते हैं उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों सेम है आपकी, केवल सिंटेक्स में डिफरेंस है। तो इनका दोनों का जो मतलब निकल रहा है वो दोनों का सेम निकल रहा है, ये दोनों सेम है। आप चाहे इसको इस तरह से लिखें, चाहे इस तरह से लिखें, या डॉट लगा के ऑपरेटर के साथ एट्रीब्यूट का नाम लिखें जो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, दोनों आप सेम चीज है। तो दोनों क्वेरीज का रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है इसमें? अब डेटाबेस में यही रखता हूं, यही टेबल रखता हूं, मैं आपका क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने चेंज किया है कि सर मैंने क्वेश्चन दिया है सेम डेटाबेस के लिए, मतलब सेम टेबल के लिए, टेबल यही रखिए, और क्वेश्चन मैंने लिखा है कि सर फाइंड द नेम, और इसका टीआरसी लिखना है, फाइंड द नेम, फाइंड द नेम, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई। नेम क्या है आपका, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, दो तरह के नेम है, डायरेक्टली नेम नहीं दे रखा है। तो जब हम बात कर रहे हैं नेम की, तो यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बात हो रही है, उसका फर्स्ट नेम भी निकालना है एंड लास्ट नेम भी निकालना है ना, क्योंकि टेबल में यही दे रखे हैं आपके। डायरेक्टली नेम होता तो केवल नेम निकलता आपका, है ना। फाइंड द नेम whose salary is more than 5,000, is more than 5,000, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इसका टीआरसी हमको लिखनी है, ये जो है सेम क्वेश्चन है ना। अब इसकी टीआरसी हमको फाइंड आउट करनी है। टीआरसी लिखी हमने, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, नेम निकालना है। नेम क्या है, इस टेबल में जो टेबल दे रखी है ना, फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम है, तो दोनों निकालने हैं अपने को। तो हमने क्या कहा सर, हमने लिखा टी डॉट फर्स्ट नेम, एफ नेम हो गया ना आपका फर्स्ट नेम, ये हमको फाइंड आउट करना है ना। और दूसरा क्या है, टी डॉट लास्ट नेम हमको निकालना है, लास्ट नेम स्लैश टी किसको डिनोट कर रहा है सर, टी बिलोंग्स टू टेबल कौन सी है आपकी, सैलरी टेबल थी ना, एम्प्लॉय टेबल, सॉरी एम्प्लॉय टेबल है। कंडीशन है वेयर आपकी क्या है, तो टी सैलरी है वो ग्रेटर देन 5,000 है, ये आपका टीआरसी आपने फाइंड आउट कर ली है, ये टीआरसी हो गई आपकी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं सर, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और हमने लिखा सर कि टी, अब मैंने ये कहा है कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि सर आपने कहा टी एफ नेम, हाँ लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंटेक्स में डॉट ऑपरेटर को इस तरह से लिखा जा सकता है, स्लैश टी
लास्ट नेम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फ्रॉम टी बिलोंग्स टू को हमने क्या कहा था सर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टी लिखा है ना। एंड टी जो सैलरी है, टी डॉट ऑपरेटर को हमने इस तरह से लिख दिया, सैलरी ग्रेटर देन 5000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब उसमें क्या चेंजेस किए हैं सर हमने, ये सब चीज मैंने बताया था कि जो टी डॉट नेम है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, डॉट ऑपरेटर को ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये सेम है आपका, ये ना टी डॉट, इसको हमने इस तरह से लिख दिया तो ये भी आपका सेम है। जो टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, जब बिलोंग्स टू आ गया इसको लिखा जा सकता है इस तरह से जाके ना, ब्रैकेट में टी लगा दिया आपने, और इसको लिख दिया है हमने इस तरह से जाके, तो ये भी आपका सेम है। तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई तरह की डाउट है तो बताएं। क्लियर है यहां तक? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये दिखने में टफ लगते हैं, ये बड़े बड़े सिंबल्स वगैरह, बाकी बहुत इजी टॉपिक्स हैं। हाँ, प्रैक्टिस तो मांगती है, प्रैक्टिस से तो आपका लॉजिक क्लियर होते हैं, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी वैसे कुछ भी नहीं। जब आप किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी चीज में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं, वो सब्जेक्ट बहुत आसान बन जाता है ना। होता क्या है कि ये जब स्टूडेंट अभी तक जो पढ़ के आते हैं वो केवल फैक्ट बेस लेकर आते हैं, है ना। उन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी होती है, वो जनरल चीज़ें पढ़ के आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस होती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो कैसे हो रही है ना। तो आपका जब ब्रेन काम करने लगेगा, आप उनके साथ उलझोगे इन क्वेश्चन के साथ, तब हमें इनमें इंटरेस्ट आना चालू होगा। अदरवाइज ये पहाड़ बन के सामने आ जाते हैं, है ना। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स पता नहीं क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना साइज। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि DBMS के अंदर 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आराम से आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर सारी क्लासेस ली हैं तो 90 सारे क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, और तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। इससे ज़्यादा लॉजिक बनते ही नहीं, सारे क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, करते रहें आप। अब वैकेंसी आएगी जब देखेंगे वैकेंसी क्या है, उसके बाद भी आपको कम से कम 4 महीने का टाइम तो मिलेगा ही, तो आप उसको रिविजन करते रहें। तो चलिए, अब इसमें और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जब हम TRC यूज में लेते हैं तो वो काम में आती है। मतलब ऐसे बहुत से सिंबल्स हैं काम में आते हैं ना। तो कौन कौन से सिंबल्स और काम में आ सकते हैं सर? ये तो जनरल चीज़ें हैं, वो हमने कवर कर ली है इसमें। अब सिंबल्स हैं आपके सर, कुछ सिंबल्स हैं आपके। एक है आपका इस तरह का सिंबल, ये मैथमेटिक्स में भी आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। वो अपने TRC में भी काम में आता है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और हम इसको, इसका मतलब होता है फॉर सम, मतलब सारी वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू के लिए कंडीशन करेक्ट है। तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, और इसका हिंदी मतलब है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फॉर सम। एक होता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ऑल सभी वैल्यूज के लिए, फॉर एवरी, फॉर एवरी सारी वैल्यूज के लिए, फॉर एवरी वैल्यूज के लिए हम इसका फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है। अब मैं ये चीजें ध्यान रखिए, है ना। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्वेरीज में कैसे होगा वो देखते हैं TRC के अंदर। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, एक टेबल है आपके पास, मैं 2 टेबल बना के दे रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि 2 टेबल से डेटा निकालना है आपको, 3 टेबल से डेटा निकालना है। TRC के अंदर क्वेरी लिखनी है 2 टेबल से, तो कैसे लिखेंगे, और वहां ये कब काम आएगा, फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट, ये कब काम आएगा, है ना। तो कैसे इससे इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा क्वेरीज में, वो हम देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया सर, 2 टेबल ले ली हैं। एक ले ली है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल इसके एट्रीब्यूट क्या हैं आपके, रोल नंबर, रोल नंबर। एक टेबल ली है आपकी, रोल नंबर इसका एट्रीब्यूट है,
नेम इसका एट्रीब्यूट है, डिग्री इसकी, ईयर सेक्स और डिपार्टमेंट नंबर ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम नेम है। दूसरी टेबल है आपकी डिपार्टमेंट, इसको आप कर लो, यही चलो कर लेते हैं ना। दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट और इसके एट्रीब्यूट्स हैं सर डिपार्टमेंट आईडी, डी आई डी मतलब डिपार्टमेंट आईडी से है, डी नेम, फोन नंबर और एचओडी। ठीक है, मतलब हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल ये वाली है और एक टेबल ये है। इन दोनों टेबल से हमें डेटा को फाइंड आउट करना है। एक टेबल हमारे पास ये है, दूसरा रिलेशन हमारे पास ये है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसी के बेसिस पर कि सर इन दोनों टेबल के बेस पर फाइंड द रोल नंबर एंड नेम ऑफ roll number and name of all girls student of department number 2 ठीक है। देखिए देखो हमने क्या कहा सर कि दो टेबल दे रखी है, इसमें ये कहा है फाइंड द रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि रोल नंबर निकालना है और नेम निकालना है, इसकी टीआरसी बनानी है। क्या है, दो टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको निकालने के लिए, या एक टेबल से निकल जाएगा? रोल नंबर निकालना है, हाँ सर निकल जाएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये भी निकल जाएगा। डिपार्टमेंट नंबर भी दे रखा है, सेकंड टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इसको निकालने के लिए, इस डेटा को निकालने के लिए एक टेबल इनफ है। तो इसकी टीआरसी क्या लिखेंगे सर हम? इसकी टीआरसी हम लिखते हैं टीआरसी। इसकी टीआरसी किस तरह से लिखेंगे? देखो क्या निकालना था, रोल नंबर और नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो हमने क्या कहा सर टीआरसी के अंदर, टी डॉट रोल नंबर, यही तो निकालना है, टी डॉट रोल नंबर। दूसरा क्या है, टी डॉट नेम, यही है, स्लैश वर्टिकल कॉलम। टी किसको बिलोंग कर रहा है सर? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट टेबल, भाई स्टूडेंट टेबल है ना, तो टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट टेबल। कोई दिक्कत है क्या, बता दीजिए। और क्या लिखा हुआ है, एंड ऑल गर्ल्स स्टूडेंट, मतलब इसका जो सेक्स दे रखा है वो क्या है? फीमेल है ना। अब डेटा तो अपने पास नहीं है, बस वैसे सेक्स जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट है, फीमेल है। एंड डिपार्टमेंट नंबर 2, तो डिपार्टमेंट नंबर क्या दे रखा है? 2। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है सर? कंडीशन लगाई है कि टी डॉट सेक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फीमेल है। एंड टी डॉट डिपार्टमेंट जो नंबर है वो क्या है आपका? 2 है। ये लो, ये टीआरसी बन गई आपकी। क्लियर है? ये एक जो वेरिएबल है वो क्रिएशन भी होता है, वेरिएबल क्रिएशन, वो बाद में बताएंगे ना, क्वेश्चन के साथ बताएंगे। अभी आप जनरल फॉलो करो। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन आप इसी का लेता हूं, मैंने इसी डेटाबेस को यूज लेते हुए, डेटाबेस मैंने सेम रखा है, यही डेटाबेस रखा है, दो टेबल रखी है आपकी, टेबल 1 और टेबल 2। और अब मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द नेम ऑफ गर्ल, नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है। फाइंड द नेम ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट,
ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट, मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट की जो गर्ल्स हैं उनका नेम हमें फाइंड आउट करना। क्या एक टेबल से निकाला जा सकता है? नेम है ना, मैथ्स डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट का नेम तो डिपार्टमेंट टेबल में है, हमको नेम चाहिए गर्ल्स का, और जो डिपार्टमेंट नेम है मतलब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, मतलब दोनों टेबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो दोनों टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसकी टीआरसी कैसे बनेगी? आपकी टीआरसी बनेगी कैसे? और इसके अंदर अब देखो हमें निकालना क्या है सर? हमने निकाला है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, एक तो वेरिएबल ले लिया एस नाम का, एस डॉट नेम, ठीक है। और क्या निकालना है? ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये जो एस है वो किससे बिलोंग कर रहा है? स्टूडेंट से। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टूडेंट, है ना। अब सारी गर्ल्स मैथ्स डिपार्टमेंट में हो जरूरी नहीं है ना, कुछ ही तो होंगी ना मैथ्स डिपार्टमेंट में। आपके डिपार्टमेंट काफी ज्यादा दे रखे हैं, ये डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट में सारा मैथ्स के में ही है, सारी गर्ल्स तो है नहीं, कई डिपार्टमेंट में हो सकती है, इस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और किसी डिपार्टमेंट में। तो हमने क्या लिखा है, और सारी स्टूडेंट गर्ल्स हैं। पहले तो कंडीशन में दे दी एस, भाई जो जो जिस जिस टेबल में है ना, अब ये सेक्स भी इसमें है और आपका नेम भी इसी के अंदर है, तो इस टेबल को तो हमने यहाँ कर दिया एस डॉट सेक्स क्या है आपका? फीमेल, फीमेल है ना। ये तो हमने यहां से ले लिया। अब हमने क्या किया है सर? एंड, और कंडीशन क्या है? वो स्टूडेंट है वो मैथ्स डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। अब ये मैथ्स डिपार्टमेंट सेकंड टेबल में है, इस टेबल में नहीं है। तो हमने क्या कहा सर कि सारे स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं। तो हमने क्या किया, देयर एग्जिस्ट, एक वेरिएबल और ले लिया डी। अब यहां काम आया देयर एग्जिस्ट, है ना। तो सभी, कुछ नहीं, किसी के लिए, इस तरह की जो चीजें हैं ना, वहां ये एक्सटेंसिफायर जो होते हैं ना वो काम में आते हैं। तो यहाँ आया देयर एग्जिस्ट। डी क्या है? कोई एक अलग से टपल वेरिएबल ले लिया है दूसरी टेबल के लिए। अब ये दूसरी टेबल के लिए जब हमने लिया है ना ये वाला, तो ये टेबल कहाँ बिलोंग कर रही है? डिपार्टमेंट के लिए। भाई डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए ना, और इससे जो हमें डेटा चाहिए था वो तो हमने टीआरसी के जरिए से निकाल लिया। अब जो सेकंड जो टेबल है उससे हमें डेटा निकालना है, तो उसके लिए अलग वेरिएबल आएगा। एस वेरिएबल तो ले नहीं सकते, तो हमने डी ले लिया। डी को जरूरी नहीं आपको और वो दूसरा नाम लिख दीजिए, बट सेम नाम नहीं होगा फिर आपने, क्योंकि आप दूसरी टेबल से निकाल रहे हैं। तो आपने कर दिया ये। एंड हमने ये कहा है कि सर जो डिपार्टमेंट की डीआईडी है, भाई जब दो टेबल को ज्वाइन कराते हैं, टेबल लेते हैं, तो दोनों वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे। ज्वाइन में दो टेबल से निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई इक्वल वैल्यूज हमको लेनी पड़ेंगी आपकी। तो डीआईडी जो है ना वो है आपकी इक्वल है, वो है एस स्टूडेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है और के इक्वल होनी चाहिए इसके, है ना। डीआईडी है वो एसआईडी के इक्वल होनी चाहिए। एंड जो डिपार्टमेंट नेम है, डी डिपार्टमेंट नेम है, वो कौन सा होना चाहिए? मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। ये आपके निकल गया। अब देखो इसमें हुआ क्या है, घबराओ मत, आराम से देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर जब एक टेबल से डेटा नहीं है, टेबल दो टेबल से निकाल के लेके आना, रिट्रीव करके लेके आना है, या तीन टेबल से लेके आना है, या चार टेबल से लेके आना है। अब जैसा भी क्वेश्चन है ना, हमारे पास दो टेबल दे रखे, दो टेबल से डेटा को लेके आना है। तो हमारे पास क्या था, नेम ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द मैथ्स डिपार्टमेंट, मतलब ये सारे जो डेटा है ना वो एक टेबल में नहीं है। तो हमने क्या किया, जो एक टेबल थी, फर्स्ट टेबल थी स्टूडेंट टेबल, वहां से तो नेम निकल गया। एस जो है वेरिएबल है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर है, एंड सेक्स एफ फीमेल है आपका, है ना। तो यहाँ से कर लिया। अब सेकंड टेबल को हमने एंड कंडीशन जोड़ा है। अब कुछ स्टूडेंट है, सारी स्टूडेंट तो मैथ डिपार्टमेंट में नहीं है, इसलिए देयर एग्जिस्ट लगा दिया डी। डी एक नया वेरिएबल ले लिया है हमने अदर टेबल के लिए, जहां से हम दूसरा टेबल लेके आएंगे, वो डिपार्टमेंट टेबल है। अब उसमें क्या है, जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो इक्वल है ना, स्टूडेंट डिपार्टमेंट डीओडी एस डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर है ना ये, डिपार्टमेंट नंबर के, है ना। देखो डिपार्टमेंट नंबर है आपका, डिपार्टमेंट नंबर ये है इसके इक्वल, के इक्वल हो, है ना। मतलब जब भी दो टेबल से डेटा निकाल के लेके आ रहे हैं तो उन दोनों में कोई जो वैल्यू है, दो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल करा के हम निकाल के लेके आएंगे ना। तो डीआईडी हो गया एस डी नंबर, और ये एंड क्या है, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ मैथमेटिक्स है आपका, ये मैथमेटिक्स है आपकी ना? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं सर, मैंने कहा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया है कि फाइंड द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, फाइंड द नेम
नेम ऑफ द डिपार्टमेंट find the name of the department that don't have any girl student, that don't have any girl student। इनके जरिए मैं दो चीज आपको बता रहा हूं, एक तो जो दो टेबल से आप डेटा निकाल के लेके आ रहे हैं रिट्रीव करके, अभी तो सिंगल टेबल था, दो टेबल है, और दूसरा है जो एक्सटेंशन क्वांटिफायर्स थे जैसे देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, उनका किस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे ये है कि कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट नहीं, बिल्कुल इसका अपोजिट दे दिया कि गर्ल्स स्टूडेंट है, और एक है कोई भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, नहीं मैथमेटिक्स का नहीं है, द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दैट डोंट हैव एनी गर्ल्स स्टूडेंट, है ना। तो हमने क्या कहा सर, हमको उसको टीआरसी में लिखना है, तो टीआरसी में लिखा तो पहला क्या आया, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो हमने क्या कहा सर, डी नेम स्लैश डी किससे बिलोंग कर रहा है, डिपार्टमेंट से, दे डोंट हैव एनी गर्ल्स स्टूडेंट, तो हमने क्या कहा, एंड, है ना। अब देखिए हमने कहा कुछ गर्ल्स स्टूडेंट होंगी, तो गर्ल्स स्टूडेंट है तो दूसरी टेबल से निकाल के लेके आए, एस देयर एग्जिस्ट एस क्या है आपका, स्टूडेंट, एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट टेबल है आपकी, ठीक है, जिसमें एस डॉट सेक्स क्या है आपका, फीमेल है, एंड एस डॉट डिपार्टमेंट जो नंबर है वो इक्वल है आपका डी फॉर डी आई डी। ठीक है, जब दो टेबलों को जोड़ेंगे तो हमें कुछ जो एट्रीब्यूट्स है उसकी वैल्यू कॉमन्स लेनी पड़ती है। अब देखिए, तो ये तो आपका टेबल ज्वाइनिंग में काम आ रहा है ना, और ये है आपका कि भाई कोई भी फीमेल स्टूडेंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दैट डोंट हैव एनी गर्ल्स स्टूडेंट, ऐसे डिपार्टमेंट का नाम जिसमें कोई गर्ल्स स्टूडेंट नहीं है, तो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट का नेम है उसको ले लिया, है ना, और बाकी सेकंड टेबल से हमने स्टूडेंट का नेम ले लिया जो फीमेल है ना, जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अब देयर एग्जिस्ट का मतलब जो किसी डिपार्टमेंट में है उन सबका नाम देगा, और हमें चाहिए जो नहीं है, तो नहीं में हमने क्या लगा देते हैं, निगेशन लगा देते हैं, जो मैं बताना चाहता हूं बेसिकली, हमने क्या किया, इसके आगे निगेशन लगा दिए, निगेशन का साइन, निगेशन का, तो ये जो क्वेरी है वो तो निकाल के लेके आएगी दोनों टेबल में से वो डेटा जहां किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ गर्ल्स काम कर रही हैं, देयर एग्जिस्ट, और हमने अगर निगेशन लगा दिया तो इसका मतलब कोई भी गर्ल्स काम नहीं कर रही है, वो सारा आपको नहीं दे देगा। तो टेबल जो जुड़ रही है वो तो इससे जुड़ रही है कि सर जब भी दो टेबल से निकाल रहे हैं तो दो टेबल से एक ज्वाइनिंग हो रही है आपकी, मतलब दो ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी वैल्यूज है वो इक्वल लगा के ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया है ना, और बाकी जो डेटा है उससे निकाल के लेके आए हैं, और बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट काम नहीं कर रही है उसके लिए निगेशन लगा दिया, अगर कुछ स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट लग जाता है, अगर सारे स्टूडेंट हो रहे होते हैं कुछ इस तरह से होता तो फॉर ऑल लग जाता, तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। इस पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे जब इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन और देखेंगे, बस इनका भी इनका मतलब क्या है वो समझिए। ठीक है, क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, उससे ये और चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। दो टेबल जोड़ रहे हैं, दो टेबल से निकाल के लेके आ रहे हैं तो एक ज्वाइनिंग इनफ है, और तीन टेबल से निकाल रहे हैं तो दो ज्वाइनिंग आपकी इनफ होती है ना। तो एक क्वेश्चन है आपका, ये डेटा है मेरे पास सर, कोर्स का डेटा है, कोर्स में आपके क्या क्या दे रखे हैं, सी आई डी और सी नेम दे रखा है, सी आई डी और सी नेम दे रखा है, ठीक है। दूसरी टेबल है आपके पास इनरोल टेबल, इनरोल, इस इनरोल टेबल में क्या है सर, सी आई डी दे रखी है, रोल नंबर दे रखा है, और आपके पास ग्रेड दे रखी है, ठीक है। और तीसरा है आपके पास स्टूडेंट,
ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें क्या दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है, और क्या दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, कुछ ये चीजें दे रखी है। ये 3 टेबल हमारे पास है, ठीक है। अब इन 3 टेबल का यूज लेते हुए, भाई कोई क्वेश्चन दे रखा है वो एक टेबल से निकल रहा है तो फिर तो एक टेबल का यूज लेना है। अगर जहां उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए 2 टेबल लगेंगे, 2 टेबल का यूज लेना पड़ेगा, वहां एक ज्वाइनिंग होगी आपकी। जहां 3 टेबल का यूज लगेगा फिर आपको उस हिसाब से ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अब आपके पास क्वेश्चन है सर, इसने इस डेटा का यूज लेते हुए आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नेम ऑफ कोर्स, फाइंड द नेम ऑफ द कोर्स, name of course enrolled by, name of course enrolled by अक्षय, अक्षय, ठीक है। ये आपका कुछ क्वेश्चंस है। अब इसको हमें टीआरसी में लिखना है। इसने क्या पूछा है, फाइंड द नेम ऑफ कोर्स एनरोल्ड बाय अक्षय, ठीक है। ये कितनी टेबल्स को यूज लेते हुए बनेगा देखते हैं। टीआरसी, इसकी टीआरसी हमको लिखनी है ना। तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, सी कोई भी टपल ले लिया है, सी नेम, नेम ऑफ द कोर्स, तो सी नेम हो गया कोर्स के अंदर, तो सी नेम है कोर्स का नेम, तो ये तो चाहिए हमें, है ना। और नेम चाहिए स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नेम तो यहां से मिलेगा हमें, है ना भाई। नेम ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड बाय अक्षय, एनरोल्ड बाय अक्षय, नेम यहां से है, एनरोलमेंट नंबर से नहीं, इनका शायद रोल नंबर मैच करा है, चलो देखते हैं, ठीक है। रोल नंबर ही मैच कराना पड़ेगा। सी बिलोंग्स टू, ये कौन सी टेबल से है, कोर्स टेबल से है, सी कोर्स टेबल से हो गया, ठीक है। एंड यहां तक तो हमने कर लिया। अब हमने हमारे पास दूसरे टपल ले लिए हैं, देयर एग्जिस्ट एस और देयर एग्जिस्ट ई, और इसमें कहा है हमने कि सर ये 2 अलग अलग हैं। एक तो है आपका 2 टेबल्स के लिए है ना, अलग अलग टेबल्स के लिए, तो 3 टेबल्स की इसमें यूज में आएगी आपके पास इस डेटा को रिट्राइव करने के लिए। तो हमने कहा एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड ई बिलोंग्स टू, भाई ये कौन कौन सी टेबल से बिलोंग कर रहे हैं, एस है वो स्टूडेंट टेबल से, ई क्या है, एनरोलमेंट नंबर टेबल से है, एनरोल टेबल से, एनरोल टेबल से है। अब हमने कंडीशन लगा दी है कि जो एस का रोल नंबर है, स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है आपका, वो इक्वल है ई रोल नंबर के, ई रोल नंबर के, ठीक है। एंड सी की सी आई डी है, सी की सी आई डी इक्वल टू है ई की सी आई डी, एंड एस नेम क्या है, अक्षय है। ये आपकी टीआरसी। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो क्वेरी है आपकी, ये एक टेबल से तो आपकी निकल नहीं सकती, तो हमें क्या है, 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो सी नाम है, ये हो गया। अब जब तीनों टेबल लग रही हैं तो मैंने आपको बताया था अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा, एस ले लिया, ई ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो आपने देयर एग्जिस्ट, मतलब कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, सारे वैल्यूज हो, इसके लिए नहीं है आपका। तो एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट है और ई बिलोंग्स टू एनरोलमेंट है, इनको स्पेसिफाई कर दिया ये कौन कौन सी टेबल से है। अब जब 3 टेबल को ज्वाइन करके लेके आ रहे हैं तो हमें 2 ज्वाइनिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना। तो एक तो एस डॉट रोल नंबर और ई डॉट रोल नंबर, और एक है सी आई डी और ई आई डी। जब 2 टेबल से लेके आते हैं तो एक की जरूरत पड़ती है, 3 से लेके आते हैं तो 2 की, और 4 टेबल को ज्वाइन करने की पड़ रही है तो 3 का कंपेरिजन होता है, मतलब 3 ज्वाइनिंग्स का कंपेरिजन के बेसिस पे निकालते हैं। एस नेम क्या है आपका, अक्षय। तो इस तरह से आप ये टीआरसी को फाइंड आउट करके लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका देयर एग्जिस्ट निगेशन फॉर ऑल्स का यूज, और साथ में जो 2 या 3 टेबल से आप कोई भी डेटा लेकर आ रहे हैं उस डेटा को किस तरह से लेकर आ रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आपको ऐसे नहीं है कि नहीं दे सकता है, दे सकता है, ठीक है सॉरी, दिए जा सकते हैं। तो ये है आपका टीआरसी वाला। और इस टीआरसी में कुछ भी नहीं है, 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो टीआरसी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, कोई भी टप्पल रिलेशन कैलकुलस दे रखा है तो,
ठीक है, कोई एसक्यूएल दे दी तो उसका आरए में कन्वर्ट और उसके अंदर टीआरसी में कन्वर्ट, ये हमको आना चाहिए। सेकंड ये है कि कौन कौन से सिंटैक्स या सिंबल्स काम में आ रहे हैं, है ना, कंडीशंस के लिए कौन सी चीज़ें काम में आ रही हैं, है ना, स्लैश क्या कह रहा है, टी क्या कह रहा है, वेरिएबल्स क्या कह रहे हैं। उसके अलावा आपके पास देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल्स, निगेशंस, इनका क्या मतलब है, एक्सटेंशन क्वांटिफायर्स वगैरह का, ये किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और जब दो टेबल से, अभी सिंगल टेबल पे काम किया था, दो टेबल से हमको डेटा को लेकर आना है, फेच करके लेके आना, तो हम कैसे करेंगे, तीन टेबल से लेके आना तो कैसे फेच करेंगे, ये सारा आपका इस टीआरसी के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज आपका टीआरसी फिनिश हो चुका है, इतना ही है टीआरसी। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी डीआरसी की, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनके सारे क्वेश्चंस की तरफ वन बाय वन मूव करेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा आज की क्लास को लेकर, है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं है या कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं उसको बड़ी दोबारा समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, आपकी क्लास को ऑफ